Hello everyone, welcome to our Score Booster series. So as you know, हम ये Score Booster series लेकर आए हैं ताकि आप अपना स्कोर बोर्ड एग्जामिनेशन में इम्प्रूव कर सके। लेक्चर 1 में हमने MCQs डिस्कस करे थे। इस लेक्चर में हम आंसर राइटिंग करेंगे एंड स्पेशली किसके आंसर राइटिंग करेंगे, योर 3 मार्कर क्वेश्चन। सो हिस्ट्री में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन की आंसर राइटिंग और 8 मार्कर्स। ठीक है, 8 मार्कर्स में यूर एक्सपेक्टेड टू राइट लिटिल लॉन्गर, कम से कम 3 पेजेस तो भरने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम 3 मार्कर्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखेंगे 3 मार्कर्स के लिए आइडियल आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आइडियल स्ट्रक्चर क्या है, आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं 3 मार्कर में। क्या इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना है? बिल्कुल लिखना है। सो यू आर गोइंग टू राइट इंट्रोडक्शन 3 पॉइंट्स, वो आ जाता है आपका बॉडी में, और फिर क्या लिखना है? कंक्लूजन। इसको मिला के ये आपका आइडियल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो आईबीसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आपको इंट्रोडक्शन लिखना है 3 पॉइंट्स एंड कंक्लूजन। हमेशा याद रखें पॉइंट्स पे लिखेंगे, पैराग्राफ अवॉइड करें। 3 मार्कर और 8 मार्कर में आपको क्या करना है, पॉइंट्स में ही लिखना है, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना। ठीक है, फाइन। और हर पॉइंट का जो लेंथ है कम से कम 2 या 3 लाइन होना, 2, 3, 4, मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। 4 से ज्यादा आपको बिल्कुल एक्सीड नहीं करना है। तो 2-3 लाइनों में आपको पॉइंट लिखना है। मैम क्या आपको हेडिंग सब हेडिंग लिखना है? जी हाँ, जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो पॉइंट नंबर 1 को आप हेडिंग लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे 2-3 लाइनों में। पॉइंट नंबर 2 लिख के एक्सप्लेन करेंगे 2-3 लाइनों में, एंड थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे 2-3 लाइनों में। ठीक है, एंड एक और पॉइंट, अंडरलाइनिंग ऑफ कीवर्ड्स। ये बहुत जरूरी है, आपको अंडरलाइन करना है किसको? कीवर्ड्स को। ठीक है, अब कुछ डोंट्स देखेंगे हम कि कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करना है। लॉन्ग पैराग्राफ में नहीं लिखना, राइटिंग मोर देन 3-4। अभी मैंने बताया कि 4 लाइन से ज्यादा आपका आंसर बिल्कुल एक्सीड नहीं करना चाहिए फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए 4 लाइन से ज्यादा बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना। ठीक है, स्टोरीज इंस्टेड ऑफ स्टोरी, कहानियां नहीं लिखनी भाई कि लिख रहे हो कृष्ण देव राय जब पैदा हुए थे तब कैसे थे, अब कैसे। भाई फैक्ट्स लिखना है, क्या करा उन्होंने, क्या बनाया, फोर्टिफिकेशन किया नहीं किया। ठीक है, महानवी दिब्बा किया नहीं किया, उनकी कहानियां लिख रहे हो, वो उस टाइम पे आए थे, ही वॉज अ वेरी गुड किंग एंड। ठीक है, उनके आईक्यू के बारे में लिख रहे हो, नहीं भाई फैक्ट्स लिखने हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने हैं। ठीक है, मिक्सिंग आंसर ऑफ द 2 क्वेश्चन, ये भी अवॉइड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2-4 आंसर्स को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। पूछा बुद्धिज्म पे है, लिख देते हैं उनकी कहानी रहे, क्योंकि रट्टा मार के आए हैं, तो उसको भी क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, चलिए हम सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे। सैंपल क्वेश्चन ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। इनके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपके 3 मार्क्स की बात करें, 6 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल वेटेज कितनी हो जाती है, 18 मार्क्स की वेटेज हो जाती है, जिसमें आपके 3-4 क्वेश्चंस के अंदर चॉइसेस भी आ जाती है। चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो दोनों में से आपको एक आंसर क्या करना है, अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो एविडेंट आंसर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ पावर। गिव सूटेबल एग्जांपल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं मिला है हमें। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डज नॉट क्लियरली इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल पावर। हाउ? नंबर 1, एब्सेंस ऑफ अ सिंगल रूलर, एब्सेंस ऑफ अ रॉयल स्ट्रक्चर। वो 3 जो पॉइंट्स हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एक सिंगल रूलर है, मल्टीपल रूलर है, या कोई भी रूलर नहीं था, वो वाला आंसर आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला आ जाता है आपका एब्सेंस ऑफ रॉयल स्ट्रक्चर। नो रॉयल स्ट्रक्चर, कोई रॉयल स्ट्रक्चर नहीं था, हमें पैलेसेस के एविडेंसेस नहीं मिले, किंग्स के एविडेंसेस नहीं मिले। तो क्या एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था, एक एविडेंस था कि यहाँ पे एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर था? नहीं था भाई। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ जाता है, हमें काफी एग्जाम्पल्स देखने को मिला है कि यहाँ पे क्या थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। क्या थी यहाँ पे, इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब इक्वल सोसाइटी। एग्जाम्पल साइड करेंगे, दे यूज्ड टू लिव टुगेदर।
ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मोहनजोदारो से आ जाता है कि जब ग्रेट बाथ में रिचुअल बेथिंग होता है तो कॉमनर्स भी आ जाते थे। ठीक है, तो ये वाले एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देखेंगे और हेडिंग्स बता रही हूं मैं कि आप कैसे कैसे अपने पॉइंट्स बता सकते हैं। ठीक है, देन कम्स एक और पॉइंट आ जाता है कि एक सिंगल स्ट्रक्चर क्या था, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली है। यूनिफॉर्मिटी कहाँ मिली है हमें? टाउन प्लानिंग में। अरे भाई अलग अलग सिटीज होते, अगर रूलर्स होते तो क्या होता, तो अलग अलग सिटीज अलग अलग रूलर्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन होते हैं। यहाँ पे क्या मिला, जितने भी स्टेट्स थे सब में क्या थी, यूनिफॉर्मिटी थी। टाउन प्लानिंग में क्या थी, लाइक हड़प्पा देख लो, मोहनजोदारो, सबके सिमिलर लेआउट्स हैं, ब्रिक साइजेस भी सिमिलर हैं, सीवेज सिस्टम सब में मिला, ड्रेनेज सिस्टम सब में मिला। तो ये जो टाउन प्लानिंग की यूनिफॉर्मिटी थी, ये भी यही बताता है कि कोई सिंगल पावर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स डू नॉट प्रोवाइड द एग्जैक्ट एविडेंस ऑफ सिंगल पावर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सोसाइटी। एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है, मिलता जुलता एविडेंस है। तो ऐसे हमें कंक्लूड करना है कि ऑल दीज एविडेंसेस डू नॉट शो द एग्जैक्ट एविडेंस और द डायरेक्ट एविडेंस, बट समवेयर और द अदर दे डू प्रोवाइड अ हिंट दैट इट माइट बी देयर, इट माइट अकर। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस पूछे हैं थ्रू विच महाभारत वाज कंपाइल्ड। अब ये आपका चैप्टर सेकंड में से थर्ड में से क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत के कंपाइलेशन पे हमें क्या लिखना है, 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, फॉलोइंग आर द स्टेजेस थ्रू व्हिच महाभारत वाज कंपाइल्ड इन 20th सेंचुरी। तो पॉइंट नंबर 1 में आ जाता है आपका कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। कितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करी थी? ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करी थी, ओवर 1200 मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड। एंड ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में भी थी, अब्रॉड में भी थी। तो उनका क्या करा, सबसे पहले जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जो महाभारत से रिलेटेड थी, सबको क्या करा, कंपाइल करा। और ये काफी ज्यादा स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस में लिखी थी, जिनको हेल्प मिलती है रीजनल वेरिएशन। भाई हमारे यहाँ के महाभारत डिफरेंट हो सकते हैं, साउथ इंडिया जो जिस तरीके से महाभारत को देखे वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कंपैरिजन। उसके बाद क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करा, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ महाभारत, एंड जिसके थ्रू हमें पता चलता है वो मैन्युस्क्रिप्ट ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो कंपैरिजन हो गया, कलेक्शन हो गया। लास्ट क्रिटिकल एडिशन, ये कौन करता है आपका, वीएस सुक्थांकर। वीएस सुक्थांकर जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो 3C से पॉइंट बनते हैं, कलेक्शन, कंपैरिजन एंड क्रिटिकल एनालिसिस। And after 47 years of research, critical edition of Mahabharat was published. तो ये stages आ जाती हैं आपकी, जिसमें महाभारत क्या हुई थी, कंपाइल की गई थी। तो कंक्लूजन में ये लिखना है कि थ्रू कलेक्शन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंपैरिजन, a decent version of Mahabharat was published after 47 years of hard work and research. तो ये आ जाता है आपका इस 3 मार्कर क्वेश्चन का आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियर्स पूछ रहे हैं दैट अल-बिरूनी। भाई ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है कि अल-बिरूनी को जब इंडियन सोसाइटी को स्टडी कर रहे थे तो कौन कौन से बैरियर्स उनको फेस करने पड़ गए थे। सो अल-बिरूनी मेंशन सेवरल बैरियर्स व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी। फर्स्ट बैरियर वाज, ये आपका इंट्रोडक्शन में था, लैंग्वेज का बैरियर। फर्स्ट बैरियर वाज लैंग्वेज बैरियर बिकॉज ही फाउंड संस्कृत। यहाँ पे क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, एंड संस्कृत क्या है, उनको बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ही फाउंड डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड स्पीकिंग संस्कृत बिकॉज मेनी इंडियन टेक्स्ट वर रिटन इन संस्कृत। और ये जो एक्सेस था बहुत लिमिटेड था, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन टेक्स्ट आपको संस्कृत में मिलते हैं और इनको संस्कृत पढ़ने में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो पहला आ जाता है लैंग्वेज का बैरियर। दूसरा आ जाता है आपका सोशल आइसोलेशन or you can say insularity of the population.
इंसुलैरिटी वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज दे वर इनवर्ड लुकिंग एंड दे डिड नॉट इंटरेक्ट रियली विद द फॉरेनर्स, ठीक है। सो इंसुलैरिटी ऑफ द इंडियन पीपल, बिकॉज वहां पे इंटरेक्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गया, तो दिस वाज द सेकंड बैरियर। थर्ड इज कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टम्स थे बहुत ज्यादा डिफरेंट थे एज कंपेयर टू द इस्लाम। As compared to the Islam, these were very different from one another. तो language का प्रॉब्लम आ गया, इंसुलैरिटी का प्रॉब्लम आ गया, एंड लास्टली रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस का प्रॉब्लम आ गया। सो ड्यू टू ऑल दीज बैरियर्स ही फेस चैलेंजेस, कंक्लूजन ये आ जाता है, ड्यू टू ऑल दीज बैरियर्स ही फेस सेवरल चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोसाइटी, फाइन, एंड इसलिए उन्होंने इतना ज्यादा क्या करा, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में है ये। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एन एवरेज पेजेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। तो पेजेंट्स वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो कंडीशन पूछ रहे हैं पेजेंट्स की, ठीक है। सो द कंडीशन ऑफ एन एवरेज पेजेंट्स वाज वेरी डिफिकल्ट इन 17th सेंचुरी। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले तो हेवी टैक्सेशन, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा हेवी टैक्स आ जाता है, हेवी रेवेन्यू डिमांड आ जाता है, पेजेंट्स यूज्ड टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज अ टैक्स। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई। सेकंड आ जाते हैं, इसकी वजह से क्या हो गया, इंडेप्टनेस, कर्जा होने लगा, एंड देन दे यूज्ड टू टेक लोन टू कल्टिवेट द क्रॉप्स। तो फिर वो कल्टिवेशन भी कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि मॉनसून की प्रॉब्लम आ जाती है। तो तीनों पॉइंट्स के रिलेटेड है। सबसे पहले तो हेवी टैक्स देना पड़ा उनको, स्टेट को। हेवी टैक्स देने के चक्कर में उन्होंने लोन्स लेना शुरू कर दिया, लोन्स को पे नहीं कर पाए क्योंकि मॉनसून फेलियर हो गया। तो बेचेंगे कैसे, बेच नहीं पाएंगे तो ना टैक्स दे पाएंगे, ना अपना कर्जा चुका पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन थी, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट condition and they lived a life of a very hardship backed by poverty and other difficulties, ठीक है। तो ये क्या थी, कंडीशन थी of an average peasants of North India during the 17th century. Next देखते हैं, discuss the policies adopted by British towards the Paharias in early 18th century in Bengal की बात हो रही है। So Britishers adopted a series of policies to control Paharias in the early 18th century, and they wanted to establish a control in the region. सबसे पहले क्या था, इनको suppress कर देना, ठीक है। तो first was the policy of suppression. पहाड़ियास कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। यहाँ पे एक्सपीडिशंस भेजे, मिलिट्री एक्सपीडिशंस भेजे, अपने लोगों को भेजा, मिलिट्री के डर से लोग बाहर नहीं आते थे, डर गए थे, ठीक है। तो उनको क्या करा, इनडायरेक्टली सप्रेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या करा, सेटल्ड एग्रीकल्चर। तो दे इनकरेज संथल्स, तो इन्होंने संथल्स को बोला कि यहाँ पे जाओ, पहाड़ियास के रीजन में जाओ और अपना प्रोड्यूस, अपना एग्रीकल्चर यहाँ पे आप एस्टैब्लिश करने लग जाओ। तो ये क्या था, फोर्सफुल एक्सपीडिशन हो गया। सेकेंड, एंगेजमेंट, इनकरेजमेंट ऑफ सेटल एग्रीकल्चर बाय द संथल्स। एंड थर्ड आ जाता है आपका कंट्रोल एंड सर्विलेंस। फिर उन्होंने उनके लैंड पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपना सर्विलेंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड इसको क्या बोलेंगे, चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस वाला प्रॉब्लम आ जाता है। सो दीज वर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज which include suppression, encouragement of settled agriculture and control and surveillance. So these were the policies that were introduced by the Britishers, adopted by the Britishers in the early 18th century to control on Paharias or the Bengal, ठीक है। तो ये इसका right answer है। Next again choice है, ये choice based question है, एक ही चैप्टर से आया है, ठीक है। रूमर्स एंड प्रोफेसीज, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूमर्स एंड प्रोफेसीज वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्लेड अ पार्ट मूविंग इनटू, मतलब व्हाट वर द रूमर्स एंड प्रोफेसीज, जिनको लगा था कि ये रिवोल्ट ट्रिगर हुआ, मतलब थी भी या नहीं थी, ठीक है। देन कम्स द चेंज ऑफ ग्रीवेंसेस इन अवर लिंक द प्रिंस
तालुकदार एंड द पेजेंट, भाई वो वाला टॉपिक जो पूरे अवध के बारे में था, मिस गवर्नेंस कैसे इन्होंने पोर्ट्रे करा, तो इसमें ये वाला आंसर आपको लिखना है। एंड सिपॉइज टू जॉइन द हैंड्स, तो ऐसी क्या चीजें थी, मिस गवर्नेंस हो रहा था अवध में जहां के तालुकदार, प्रिंसेस एंड पेजेंट्स ने क्या सोचा कि हम रिवोल्ट ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वेटेज के हैं, तो एक एक करके दोनों क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। तो पहला आ जाता है आपका रूमर्स एंड प्रोफेसीज वाला। सो फॉलोइंग द रूमर्स एंड प्रोफेसीज, ठीक है, ये सारी रूमर्स एंड प्रोफेसीज थी। दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मोबिलाइजिंग पीपल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट आ जाता है आपका कार्ट्रिज रूमर। कार्ट्रिज रूमर, जो कार्ट्रिज था दैट वाज greased with the fats of pigs and cows and the spoils used to bite that cartridge before the bullet. Fine. So ये वाला था first belief. Second क्या था? This was the prophecy of British rule ending. So what they used to profess, क्या सोचा उन्होंने कि ब्रिटिश रूल क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, 100 साल हो गए, उनका टाटा बाबा हो चुका है, तो ये भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी, ठीक है। देन कम्स द सस्पिशन ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिलीजियस हमारे रिलीजन को क्या कर रहे, कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, और किसमें कन्वर्ट करेंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज आना शुरू हो गए थे, तो क्रिश्चियनिटी में सबको क्या करना चाहते हैं, वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो ये था, इसलिए लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ही ऐसी थी। तो यहाँ पे तीनों चारों चीजों की वजह से ब्रिटिशर्स, इंडियंस, सिपॉइज एंड अदर पीपल, दे स्टार्टेड रिजेंटिंग ब्रिटिश पॉलिसीज, उनके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। सो ये इसका आंसर बन जाता है एंड हेंस इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिबेलियन ऑफ 1857। फाइन, अब अवध की बात करते हैं, अवध वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवध में क्या था, सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस थे ऑफ मिस गवर्नेंस इन अवध। नंबर 1 आ जाता है आपका प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंस। प्रिंस का प्रॉब्लम था नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ द अवध एंड नवाब वाजिद अली शाह को क्या कर दिया इन्होंने, गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, ये बोल के कि लोग उनको पसंद नहीं करते थे, बट ही वाज द मोस्ट लव्ड लीडर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है तालुकदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तालुकदार के लैंड चले गए, तालुकदार के क्या गए, लैंड चले गए, तो इसलिए तालुकदार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। तो तालुकदार के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड था एंड दे यूज्ड टू लाइक डू एनीथिंग ऑन दैट लैंड एंड दे यूज्ड टू बी लाइक वेरी हैप्पी, बट दे लॉस्ट देयर लैंड एंड अथॉरिटी ड्यू टू ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट्स। लास्ट पेजेंट्स और सिपॉइज, उनका क्या था, पेजेंट्स को हेवी टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सिपॉइज। तो तीनों पॉइंट्स में हमने तीनों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। प्रिंस का ये हो गया, तालुकदार ये हो गया, पेजेंट्स का ये हो गया। सो देयर वाज अ कॉमन सीरीज, कॉमन चेन ऑफ प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस इन अवध इन रिलेशन विथ लैंडलॉर्ड्स, पेजेंट्स एंड सिपॉइज, मेकिंग इट अ मेजर सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। या Ashokan inscription are the most significant sources to understand the administration of Ashoka. History of Mauryan Empire has been constructed on the variety of sources. एक में sources पूछा है, एक में ये पूछा है अशोक के inscription के बारे में, हमें अशोक के administration के बारे में कैसे पता चलता है, inscriptions के थ्रू। तो अशोक की inscriptions के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स आ जाता है उनकी पॉलिसीज, आइडियाज के बारे में। सबसे पहले तो धम्म की पॉलिसी पता चलती है, अशोक के बारे में हमें धम्मा की पॉलिसी पता चलती है, पॉलिसी ऑफ धम्मा, नो वॉर, नो वायलेंस, फॉलो पॉलिसी ऑफ धम्मा। धम्मा मीन्स धर्म, एंड सबका धर्म अलग अलग होता है, ठीक है। देन कम्स रॉयल ऑर्डर्स, उसमें हमें प्रोक्लेमेशन मिलते हैं, डिक्लेरेशन मिलता है कि कौन कौन से डिक्लेरेशन अशोक ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान क्या करे थे, इशू करे थे, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है। एंड लास्टली वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड, क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, इंडिया में नहीं मिलता, हमें बाहर मिलता है, तो आप प्लेसेस मेंशन कर सकते हैं, तक्षशिला, गांधार, ऐसे प्लेसेस को क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, इसलिए कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड देखा जाए जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू द लिटरली सोर्सेस, ठीक है।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें सोर्सेज मौर्य के बारे में कैसे पता चलता है, सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, मौर्यन के पास सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए। मौर्य के बारे में हमें कैसे पता चलता है, अशोक के इंस्क्रिप्शन, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। सेकेंड आ जाता है फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स के बारे में मेंशन है। इंडिका बुक हो गई आपकी मेगास्थनीज की, कौटिल्य, ठीक है, सॉरी नॉट कौटिल्य, मेगास्थनीज इंडिका बुक, देन चंद्रगुप्त रेन के बारे में जो लिखा था ग्रीक राइटर्स। देन लास्ट आ जाता है आपका इंडियन सोर्सेस, इंडियन लिटरेरी सोर्सेस। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें आ जाता है आपका एग्जाम्पल लिखना है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य और चाणक्य। सो ये दीज combination of evidences they tell us about the history of Maurya and Magad empire। ठीक है, so ये आपके क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं थीम का। हमने क्या नोटिस करा, ये मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके थीम 1 और थीम 2 से ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू थीम 3, तो हमें उस पर फोकस करना है, रिपीटेड थीम्स पे फोकस करना है। एक सेपरेट लेक्चर आपको इस सीरीज में मिलेगा, जहाँ पे मैं बात करूंगी कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनके रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम कमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द 8 marker and the other series। आई सी यू द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।